नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का क्लास +1 का चैप्टर 8 करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम यहाँ जाएगा चैप्टर आज आपका करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर जो आंसर देना है आपको इस क्वेश्चन का कि सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है और प्रेजेंट कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रहा हूँ प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में, कहां पे जो है सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है और फंक्शन क्या है। क्या इसका फंक्शन सेल डिवीजन का है? अगर है तो यस लिखेगा, अगर नहीं है तो नो लिखेगा। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे क्लास +1 का। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ होती है, कोई भी अपडेट होती है हिमाचल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, नीट के रिलेटेड जो अपडेट होती है, ठीक है, या एचपी टीजीटी एचपी एग्जाम्स जितने भी अपडेट होती है इनसे रिलेटेड अपडेट होती है, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको यहाँ पे हर एक, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो जब आप डाउनलोड करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है टेलीग्राम का भी और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का भी। वहां पे आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स आपको जो मिल जाएंगे। तो आप उसको जो हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, एचपीएसएससी एग्जाम्स के लिए जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। स्पीड में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान पूर्वक जाओ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन के बारे में। तो हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी थी कल, ठीक है, जो आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और जनरली जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक जो होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इज आल्सो अ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनरली मोनेरन जितने भी होता है, मोनेरन फाइलम वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जाओ केमिकली कॉम्प्लेक्स एक सेल एनवेलप होता है। क्या होता है? केमिकली कॉम्प्लेक्स एक सेल एनवेलप देखने को मिलता है, और इस सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग देखने को मिलती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग देखने को मिलती है। सेकंड होती है इनके अंदर सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि मिडल लेयर देखने को मिलती है, जो कि कवर अप रहती है ग्लाइकोकैलिक्स से, मिडल लेयर। थर्ड आपको लेयर देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी देखने को मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये आपकी कॉमन रहती है आपकी यूकैरियोट्स और एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, आउटर लेयर जो है आपकी सेल एनवेलप बैक्टीरियल सेल के अंदर, वहां पे ग्लाइकोकैलिक्स है जो स्लाइमी लेयर होती है, और दूसरा आपको याद रखना है मिडल जो लेयर है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कवर अप करती है वो आपका सेल वॉल है, और सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स किसको कवर अप करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर अप करते हैं। और ये तीनों ही लेयर मिलकर क्या बनाती है? एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। तो सिंपल सी बात याद रखना है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो आपका सेल एनवेलप को बोला गया यहाँ पे, जो कि बैक्टीरियल सेल का बना हुआ बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है, और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके पार्ट देखने को मिलता है। तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूं कि बैक्टीरिया को हमने जो यहाँ पे सेल एनवेलप के आधार पर और किस तरह से जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब वो स्टेनिंग हो रहा है ग्राम से, ठीक है, डेवलप जब उसमें ग्राम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो किस तरह से स्टेन हो रहे हैं उसके आधार पर जो हमने यहाँ पे जो बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा है। एक है आपका ग्राम पॉजिटिव, एक है आपका ग्राम नेगेटिव। ठीक है, याद रखेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होगा जो आपका रिस्पॉन्ड करेगा स्टेनिंग को, और जो ग्राम नेगेटिव होगा वो आपका रिस्पॉन्ड जो नहीं करता है। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने जो यहाँ पे बैक्टीरिया को जो सेल एनवेलप के आधार पर और किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टेनिंग के आधार पर, वो आपका जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे देखिएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम दोबारा से आते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो उसकी कंपोजिशन और थिकनेस के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो लूज शीट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो टफ और
हार्ड है, ठीक है, वो आपका जो आपका क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो यहां पे देखो दो लेयर्स आपको देखने को मिल रही है ग्लाइकोकैलिक्स में, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। यानी कि स्लाइम लेयर जो आपकी लूज शीथ वाली है और कैप्सूल जो आपकी टफ हार्ड है, ये आपको देखने को मिलती है। तो सिंपल याद रखेंगे आप ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में इतना, ठीक है। अब सिंपल याद रखेंगे सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। तो जनरली प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल आपको देखने को मिले, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलते हैं सेल वॉल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के केस में आपको फंगस में और प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं सेल वॉल। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ये भी आपको याद रखना। तो सेल वॉल आपको याद रखना है कि सेल की शेप जब मेंटेन करके रहता है, सेल को मेंटेन शेप देता है, और ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है। और बैक्टीरिया को याद रखेंगे कोलैप्स होने से, बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, और यहां पे याद रखेंगे बर्स्ट होने से जो है बचाता है। तो सेल वॉल का काम क्या है कि वो सेल को शेप देगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से जो है वो बचाता है। अब यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे आ जाता हूं मैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स से कवर अप रह रही है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल याद रखेंगे कि ये सेमी परमिएबल नेचर की है, सेमी परमिएबल नेचर की है। सेमी परमिएबल नेचर मतलब कि ये इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, वर्ल्ड से, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है। पहले ये सिलेक्ट करेगी किसी मटेरियल को कि जो वो इस जो बैक्टीरियल सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है मटेरियल की नहीं, ठीक है, उसको सेमी परमिएबल जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, याद रखना है। तो द लेयर विच इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना है। एंड सेमी परमिएबल इन नेचर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, सिमिलर स्ट्रक्चर वहां पे देखने को आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखने को मिलता है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ठीक है। सिंपल एक चीज आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनर इन्वेजिनेशन करता है। क्या करता है, इनर इन्वेजिनेशन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ जो चीज डेवलप हो रही है, क्या डेवलप हो रही है, वो मीजोसोम डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, मीजोसोम जो है डेवलप हो रहा है। ये एक तरह से स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जनरली किसके अंदर इन्वेजिनेशन हो रही है, मीजोसोम कैसे बन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन हो रही है। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है, या देखो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इस तरह से इन्वेजिनेट हो गया, इस तरह से यहाँ पे इन्वेजिनेट हो गया, ठीक है। तो वो आपका क्या है, ये आपका जो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो आपका मीजोसोम है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन जिससे जो बनता है। अब देखो मीजोसोम की जो एक्सटेंशन है वो या तो वेसिकल्स के फॉर्मेट में होगी, या फिर टिब्यूल्स के फॉर्मेट में होगी, या फिर वो लैमिला के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। या तो वो वेसिकल्स की तरह, या फिर टिब्यूल्स की तरह, फिर लैमिला की जो तरह देखने को मिलता है मीजोसोम, ये आपको याद रखना है। और देखिए जो मीजोसोम का काम है, यहां पे लिख देता हूं, मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में, किसी में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। तीसरा याद रखेंगे डॉटर सेल्स को जाओ डिस्ट्रीब्यूट करने में वो वहां पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। याद रखना है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सेल की रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करेगा, मीजोसोम करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। और सिक्रीशन प्रोसेसेस भी जो कौन करेगा, वो भी मीजोसोम करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है, वो भी आपका जाओ मीजोसोम ही जाओ बढ़ाता है। और एंजाइमेटिक कंटेंट किसके पास होता है आपका, वो भी मीजोसोम के पास जाओ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना सा आपको जो है पता होना चाहिए, सेल एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मिजोसोम के बारे में पता होना चाहिए। मिजोसोम के फंक्शन पूछ जाते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, रेस्पिरेशन करना, सेल कहां से रेस्पिरेट करता है, सिक्रीशन कहां से होती है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कौन इंक्रीज कर कैसे इंक्रीज होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट किसके पास होता है, तो वो सब आपका जब मिजोसोम के का काम होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा यहां पे कि यहां पे आ रहा है एक स्पेशल ऑर्गेनेली, क्रोमेटोफोर। कौन सी आ रही है? क्रोमेटोफोर्स यहां पे आ रही है। क्या आ रही है? क्रोमेटोफोर्स। तो सिंपल याद रखेंगे कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन यहां पे हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। मेम्ब्रेनस जो एक्सटेंशन हो रही है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। जो सेल का फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे? क्रोमेटोफोर्स है। क्या है? क्रोमेटोफोर्स है। ये क्या करता है? पिगमेंट्स को जाओ कंटेन करता है। कुछ पिगमेंट्स इसके पास जाओ होते हैं। अब यहाँ पे देखेगा कि बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। क्या होता है? वो मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए मोटाइल में आपको देखिए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन देखने को मिलती है। वो आपकी कौन सी होती है? फ्लैजिला होती है। क्या होती है? वो फ्लैजिला होती है। तो देखो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन सेल वॉल से जो अराइज होगी, पतली सी जो एक सेल वॉल से जो लेयर अराइज होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। फ्लैजिला के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, और इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? 9+2 अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट में जो होते हैं। तो जहां पे फ्लैजिला होगा वो आपका बैक्टीरिया जो है कैसा होगा? वो मोटाइल बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और यहां पे याद रखना है कि जहां पे फ्लैजिला अब्सेंट होगा वो आपका नॉन मोटाइल जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे जो मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है? मोटाइल में वो आपका फ्लैजिला के थ्रू हो रही है, ठीक है। और नॉन मोटाइल में जो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है कि बैक्टीरिया की जो अरेंजमेंट जो फ्लैजिला में अलग अलग तरह की देखने को मिलती है। तो बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि जो फ्लैजिला है उसका स्ट्रक्चर में आप अगर देखेंगे तो उसमें तीन पार्ट्स होता है। फिलामेंट होता है, हुक होता है और एक आपकी बेसल बॉडी होती है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके फ्लैजिला के। किसके पार्ट है ये? फ्लैजिला के जो पार्ट होते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है फ्लैजिला में, वो आपको याद रखना है कि वो आपका जो जनरली फिलामेंट ही होता है। जहां तक मेरा आइडिया कि फिलामेंट ही जो है देखने को मिलता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पोर्शन, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। यस, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड करता है वो सेल सरफेस से कहां तक? आउटसाइड तक, बाहर तक जो एक्सटेंड करता है। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा आपका? वो फिलामेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लैजिला का, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया में फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्राई भी होते हैं। पिलाई और फिम्ब्राई भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो आपका बैक्टीरिया के सरफेस पर होते हैं। और इसका जो मोटिलिटी का काम नहीं है। बोला जाता है कि ना कि इसका मोटिलिटी का जो है रोल है, लेकिन इसका जो मोटिलिटी का रोल जो है वो नहीं होता है। जनरली आपको याद रखना है कि पिलाई जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखना है ये आपका जो स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। स्पेशल प्रोटीन से जो आपका ये बना हुआ है। और जो फिम्ब्राई होते हैं ये स्मॉल ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ब्रश में होता है ना ब्रिसल्स, उसी की तरह ये ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइबर से बने हुए हैं। क्या पे? फाइबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि सेल से आउटसाइड जर्नी कर स्प्राउट कर रहे हैं एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए? अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। रॉक्स और स्ट्रीम से जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं और होस्ट टिश्यू से जो अटैचमेंट के लिए ये हेल्प जो आपके करते हैं। इसको आपने याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जब क्वेश्चन आता है कि पिलाई और फिम्ब्राई का जो काम क्या है? वो अटैचमेंट का काम है कि रॉक्स, स्टोन्स, इनसे जो अटैचमेंट कौन करवाएगा? आपका पिलाई जो फिम्ब्राई करवाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करते हैं। किसके बारे में? राइबोसोम्स के बारे में हम यहाँ पे जो बात करते हैं। तो राइबोसोम्स आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या ये? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। और जनरली ये यूकेरियोट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो राइबोसोम्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर के आसपास जो इसका जो साइज देखने को मिलता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं तो वो प्रोकैरियोट्स में, ओनली प्रोकैरियोट्स में याद रखेंगे वो 70S होता है। ठीक है, जो आपका सब यूनिट जिसको बोला गया है एस को। ठीक है, तो राइबोसोम्स आपके जो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होते हैं। तो याद रखेंगे 50S और 30S इसके अंदर जो सब यूनिट्स है, 2 सब यूनिट्स है। कितने सब यूनिट्स है इसके अंदर? 2 सब यूनिट्स है। तो राइबोसोम्स यहाँ पे जाओ 2 सब यूनिट से बने हुए हैं, तो 50S और 30S। तो ये 70S राइबोसोम के जाओ पार्ट रहता है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है। कौन सा होता है वो? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है। तो सिंपल याद रखो कि राइबोसोम जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स जो बनता है, ये आपको याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस जो यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे याद रखेंगे एक और वर्ड पॉलीराइबोसोम के बारे में या फिर पॉलीजोम के बारे में। किसके बारे में? पॉलीजोम के बारे में। तो देखो यहां पे देखो कि राइबोसोम्स जो mRNA के साथ जो अटैच है एक चेन में, एक सिंगल लाइन में जो अटैच है इस तरह से। ये मान लो एक सिंगल चेन है, तो यहाँ पे mRNA के साथ राइबोसोम्स जो अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीराइबोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। जहां पे राइबोसोम जो सिंगल mRNA के साथ अटैच होंगे चेन में, उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम जो यहाँ पे बोलते हैं। अब देखो जो पॉलीजोम में जो राइबोसोम है, ठीक है, पॉलीजोम में जो राइबोसोम है या फिर पॉलीराइबोसोम में जो आपका पॉलीराइबोसोम का काम क्या है कि यहां पे ये mRNA को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, mRNA को ये ट्रांसलेट करता है किसमें? प्रोटीन्स में। ठीक है, प्रोटीन्स में। तो राइबोसोम प्लस mRNA जो क्या काम कर रहा है? वो पॉलीराइबोसोम बना रहा है। और पॉलीराइबोसोम क्या कर रहा है कि वो mRNA को ट्रांसलेट कर रहा है प्रोटीन्स में। सिंपल यहाँ पे जो ये राइबोसोम है ना, ये वाला जो राइबोसोम है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है? प्रोटीन्स में mRNA को कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो ट्रांसलेट कर रहा है इसको प्रोटीन्स में। ये आपको याद रखना है। तो पॉलीराइबोसोम का काम क्या है? एक तरह से यहाँ पे जो mRNA की मदद से प्रोटीन्स यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आता है राइबोसोम के बाद इंक्लूजन बॉडीज। क्या आती है? इंक्लूजन बॉडीज। क्या आती है? इंक्लूजन बॉडीज यहाँ पे आती है। तो ध्यान दीजिएगा इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अपना फूड को स्टोर करने के लिए रिजर्व मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जो रिजर्व मटेरियल होता है वो जनरली वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाओ उसकी इंक्लूजन बॉडीज होती है उसके अंदर जाओ स्टोर जाओ करता है। तो याद रखेंगे इंक्लूजन बॉडी एक तरह से रिजर्व मटेरियल के रूप में है यहाँ पे, तो जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जहां पे कोई भी बैक्टीरियल सेल होता है जो कि अपना फूड जो आपका स्टोर करता है वहां पे। ठीक है, तो देखिए इंक्लूजन बॉडी जो आपकी नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, जो आपकी इंक्लूजन बॉडी होती है वो बाउंड जो है वो नहीं होती है मेम्ब्रेन से, और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती है, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि जो मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, इंक्लूजन बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है और साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करता है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर। एग्जांपल के तौर पे याद रखेंगे फोस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दूसरा साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, तीसरा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स,
ये सब आपकी क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं। क्या है आपकी इंक्लूजन बॉडी है जो कि फूड को जो स्टोर करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिजर्व मटेरियल जो का काम करती है। अब यहाँ पे देखिए गैस वैक्यूल्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, गैस वैक्यूल्स की जो बात करूंगा। जनरली आपको ब्लू, ग्रीन और जो पर्पल और जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं गैस वैक्यूल्स। ठीक है, उनके अंदर आपको देखने को ये मिलते हैं। तो यहां पे जो है थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर, यूकेरियोटिक सेल के ऊपर। सबसे पहले हम यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकेरियोटिक सेल क्या है कि जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो आपका यूकेरियोटिक सेल होता है। जनरली आपको याद रखना है प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, जितना आपका फंगस होता है वो यूकेरियोटिक होता है, प्लांटी आपका यूकेरियोटिक होता है, और एनिमलिया जो है आपका यूकेरियोटिक जो होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल जो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंटल देखने को मिलते हैं, कंपार्टमेंटल जो आपको एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं साइटोप्लाज्म के की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जाओ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, और याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर एनवेलप वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और देखिए जेनेटिक मटेरियल जो आपका क्रोमोसोम्स के अंदर जो आपका देखने को मिलता है। जनरली क्रोमोसोम्स की यहाँ पे पहली बार बात हुई है, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे इनका, क्रोमोसोम्स के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली आपको याद रखना है वो आपके यूकेरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल। जो आपके यूकेरियोटिक सेल जो आपके प्लांट सेल, अगर एनिमल सेल आप देखोगे तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं, आइडेंटिकल जो नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम प्लांट सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए प्लांट सेल के अंदर जाओ सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो किस चीज की बनी हुई है, वो सेलुलोज की जो बनी हुई है, और काफी थिक सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, काफी थिक सेल वॉल। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काफी थिक सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है, जो कि प्लांट सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहती है, सेलुलोज की बनी हुई है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो कि सेमी परमेबल नेचर की है। कैसी है वो, सेमी परमेबल नेचर की है। तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जाओ काफी सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है सारे के सारे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको सेल वॉल के प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा जाओ क्या देखने को मिला, आपको वैक्यूल, गैस वैक्यूल देखने को मिला। क्या कौन सा है, वैक्यूल है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो वैक्यूल आपको देखने को मिलता है, लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिलता है आपका प्लांट सेल के अंदर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल का, इसको याद रखेगा। अब देखिए न्यूक्लियस भी यहाँ पर है, न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियस के अंदर क्या यहाँ पे साइड में लगा हुआ न्यूक्लियोलस है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे स्मूथ भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। अगर रफ है तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जाओ प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है। स्मूथ है तो यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, और लिपिड्स यहाँ पे जाओ सिंथेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी करेंसी यहाँ पे जो है बन रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल में करेंगे आगे, तो अभी यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट है। क्या यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, इसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है।
ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट सेल को जो ग्रीन कलर जो देता है, प्लांट को जो ग्रीन कलर देता है। अब देखिए पेरोक्सिसोम यहाँ पे देखने को मिलता है, पेरोक्सिसोम यहाँ पे देखने को मिला है। जनरली रेस्पिरेशन वगैरह के काम इसके होते हैं, स्टोरेज वगैरह के काम इसके देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, जिसके अंदर आपके जो काफी सेमी फ्लूइड नेचर का जो ये देखने को मिलता है। ठीक है, मैट्रिक्स आपकी ये होती है यहाँ पे, ठीक है, फ्लूइडी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए गोल्जी apparatus यहाँ पे है। ठीक है, गोल्जी apparatus यहाँ पे है, जो कि एक तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है वो गोल्जी apparatus जाके करता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल डिटेल में जाके देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, मिडल लैमेला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम यहाँ पे है, जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है। मेनली क्या यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। प्लास्टिड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रियोल यहाँ पे अब्सेंट होता है, सेंट्रियोल जो यहाँ पे अब्सेंट होता है, मैंने आपसे पूछा भी था। तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो अब्सेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट जो रहती है। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, एनिमल सेल के बारे में आते हैं। तो एनिमल सेल भी आपका यूकेरियोटिक सेल ही होता है। क्या यही आपका यूकेरियोटिक सेल ही है? इसके अंदर देखो सेल वॉल अब्सेंट रहती है। पहला कैरेक्टर जो है आपको याद रखना है, सेल वॉल अब्सेंट है यहाँ पे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। और देखिए प्लांट सेल से जो इसका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जो राइबोसोम्स अब्सेंट देखने को मिलते हैं, राइबोसोम्स यहाँ पे नहीं है, तो ये लिपिड सिंथेसिस करेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिल रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, पावर हाउस बन रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, राइबोसोम्स यहाँ पे है, लाइसोसोम जिसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोसाइडल बैग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, पेरोक्सिसोम, यहाँ पे पेरोक्सिसोम नहीं है, पर ऑक्सीजोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है? पर ऑक्सीओम प्रेजेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, कहीं का कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। याद रखना है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिला है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिला है। तो सिंपल याद रखेंगे गोल्जी apparatus यहाँ पे देखने को मिला है। तो सिंपल याद रखेंगे कि एनिमल सेल में आपको सेल वॉल अब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, प्लास्टिड्स अब्सेंट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे अब्सेंट देखने को मिलता है, सेंट्रल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और एक्सटेंड करती है वो कवरिंग तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, इतना आपको जो प्लांट सेल के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जाओ सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को जो है डिटेल स्ट्रक्चर में आपने जो स्टडी किया है 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इसके बारे में जानकारी जुटाने की जो कोशिश जो की गई थी। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पॉसिबल स्ट्रक्चर देखा गया था, ये आपको याद रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड है किस चीज से? लिपिड की लेयर से जो आपका कंपोज्ड जो देखने को मिलती है, और अरेंज रहते हैं बायलेयर में। किसमें? बायलेयर में जो अरेंज जो रहती है, यानी कि दो लेयर्स यहाँ पे। ठीक है, एक आपकी है हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होती है, और आपका एक होती है हाइड्रोफोबिक जो वाटर जिसको फोबिया होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक में आपको याद रखना है कि देखो लिपिड्स जो है अरेंज होते हैं यहाँ पे पोलर हेड में और आपका नॉन पोलर टेल में। तो सिंपल सी बात है कि जो पोलर हेड है वो आउटर साइड पे होगा, और पोलर जो आपका नॉन पोलर जो आपका टेल है वो आपका इनर साइड पे देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे पोलर आपका हेड हाइड्रोफिलिक है, और जो नॉन पोलर टेल है वो आपका
हाइड्रोफोबिक नेचर का देखने को मिलता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ठीक है। तो लिपिड कंपोनेंट जो आपका जनरली यहाँ पे फोस्फोग्लिसराइड है, जो लिपिड कंपोनेंट है यहाँ पे जनरली क्या है, फोस्फोग्लिसराइड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फोस्फोग्लिसराइड। तो बायोकेमिकल अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाओ, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रोटीन और लिपिड का जाओ रेशो करता जाओ डिफरेंट रेशो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट होते हैं। याद रखेंगे कि 52% वहां पे प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और 40% यहां पे देखने को मिलता है लिपिड्स। क्या देखने को मिलता है, लिपिड्स आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट के अंदर। अब सिंपल थोड़ा सा मैं यहां पे जाओ, ध्यान दीजिएगा कि एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के आधार पर, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के आधार पर हम इसको जाओ 2 लेयर्स में बांटते हैं, इंटीग्रल और आपका इंटीग्रल हो गया, आपका एक पेरिफेरल होगा। ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे वो आपके लिपिड बायलेयर के अंदर जाओ होंगे, और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो इस तरह से जाओ लिपिड बायलेयर के जाओ आउटसाइड जाओ लगेंगे। जनरली आपने देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने बने हुए, 2 लिपिड बायलेयर होती है। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हैं, तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये आपका जो हाइड्रोफिलिक हेड है जो आउटसाइड पोजीशन पे है। ठीक है, और जो ये आपका है नीचे वाला, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये टेल पोर्शन है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है। तो इसके बीच में क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। क्या है, आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स है। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या लगे होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन के सरफेस के जो आउटर सरफेस पे देखने को मिलता है, और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके टोटली और पार्शियली जो बरीड होते हैं आपके मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जाओ बात करते हैं, तो सिंपल याद रखेंगे कि सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने जो इसको जाओ दिया था 1972 के आसपास। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंप्रूव्ड मॉडल था ये आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि पूरा का पूरा किस चीज से बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का जाओ पूरा का पूरा मॉडल जो आपका लिपिड से बना हुआ है, लिपिड बायलेयर से बना हुआ। कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो सिंपल याद रखेंगे कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर का है, क्वाजी फ्लूइड नेचर का है। ठीक है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, जो कि आपका लेटरल जो है मूवमेंट जो करता है प्रोटीन्स को जाओ और एक तरह से बायलेयर यहां पे बनाता है। तो इसके पास एबिलिटी होती है कि मूव करता रहेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो फ्लूइड नेचर जो मेम्ब्रेन की किस लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सेल ग्रोथ कर सके। ठीक है, इंटरसेलुलर जो जंक्शंस फॉर्म कर सके, सिक्रीशन कर सके, और एंडोसाइटोसिस साइट अंदर की ओर जाओ आपका सेल डिवीजन कर सके। ठीक है, सेल डिवीजन ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और क्या काम है कि वो एक तरह से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी अंदर बाहर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिलेक्टिवली परमेबल बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहां पे याद रखना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं अंदर से बाहर की और बाहर से अंदर की ओर, और ये आपको याद रखना है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब वो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जब मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे आप, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी होते हैं, जो सॉल्यूट्स जिनका जो पीएच जो न्यूट्रल है बिल्कुल, वो न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी जो है आपके यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपके मूव करते हैं। ठीक है, याद रखना है
यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जनरली जो वाटर होता है वो आपका जो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू। तो देखो मूवमेंट ऑफ वाटर को यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू बोला गया है। अगर होती है, देखो अगर मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन के थ्रू होती है तो उस कंडीशन को क्या बोला गया यहाँ पे, ओस्मोसिस बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पे, ओस्मोसिस बोला गया। ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जैसे की ओर जाओ, कोई न्यूट्रल सॉल्यूट जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके नॉन पोलर लिपिड बायलेयर से जाओ क्रॉस नहीं करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उनको कोई ना कोई जग क्रॉस करने के लिए कैरियर प्रोटीन की जाओ जरूरत होती है, जो कि उनको फैसिलिटेट जाओ करता है। ठीक है, अब देखिए फ्यू आयंस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन से। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, जब आपके कोई मॉलिक्यूल जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे तो उनको एनर्जी की जरूरत होती है। याद रखेंगे, एनर्जी की जरूरत होती है और वो एटीपी की फॉर्मेट में जाओ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। जहां पे एनर्जी की जरूरत होगी वहां पे आपकी कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। कौन सी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं होगी वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तो सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो आज के वीडियो बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सेंट्रियोल का कहां पे प्रेजेंट होता है, वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका जो सेल डिवीजन का काम होता है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स आपके लिए। एंड भारती जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप मेरी जो है वीडियोस देखते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।